हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 10 तक सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी और उसी कड़ी में आज हम अध्याय 11 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं न्यूमेरिकल्स के साथ में उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। अगर हम बात करें अध्याय 11 की तो इसकी व्याख्या मैंने करा रखी है, इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्न भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां जाकर आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जो वाट है वो वाट निम्न में से किसका मात्रक है, वो हमें बताना है। हमें बताना है कि जो वाट है वो निम्न में से किसका मात्रक है। तो इसका सही जवाब होगा शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = W/T। W क्या है? W है आपका वर्क, वर्क यानी कार्य, और T क्या है? टाइम। इसको लिखते हैं जूल प्रति सेकंड, ठीक है, या इसी को कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य बटे पे समय, और कार्य को मापते हैं जूल में और समय को मापते हैं सेकंड में, और इसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वाट। तो अगर कहीं पे वाट नहीं दिया हुआ है और जूल बटा सेकंड दिया हुआ है तो भी उत्तर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। पटना की गोल घर पर बैठे लड़के के पास है तो कौन सी स्थिति होगी? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी = mgh। क्या होता है? mgh। m क्या है? m आपका मास है, मास यानी द्रव्यमान। g क्या है? आपका ग्रेविटेशन है यानी त्वरण है, और h क्या है? h आपकी हाइट है यानी कि ऊंचाई है, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया आपके स्थितिज ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। m क्या है? m है आपका मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है? v है आपकी वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा, तो वहां पर स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वो कहलाती है स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। किसी तत्व के विखंडन से मौजूद होने वाली जो ऊर्जा है या संयोजन से मौजूद होने वाली जो ऊर्जा है वो होती है परमाणु ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा किसी अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, वो कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े के द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, गाड़ी का विस्थापन घोड़े द्वारा लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। तो देखें, कार्य का सूत्र क्या है? W = F/d, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर। तो 20 × 5 यानी कि 100 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 20 × 5, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। बल और विस्थापन दोनों कैसी राशियां है? सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी राशियां होती है? ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों चीजें मौजूद होती है, ऐसी राशि को कहते हैं सदिश राशि। लेकिन कार्य बराबर क्या है? बल गुणा विस्थापन। ये दोनों ही सदिश राशि है, लेकिन जो कार्य है वो कार्य कैसी राशि है? कार्य आपकी अदिश राशि है, क्योंकि कार्य के अंदर कोई भी दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है, ठीक है। परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इस वजह से कार्य अदिश राशि है। अगला, पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह को मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना है? हमें पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करके बताना है। तो देखें, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कितनी दी हुई है? 98। द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। g का मान 9.8 मीटर/सेकंड² और h का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। m को इधर रख लेते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं। 98
बट्टे में 2 गुणा 9.8, तो 9.8 इधर पॉइंट हटाया, ऊपर 10, 98 से 98 कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार, यानी m का मान आ गया आपके 5 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, इसके बटे में 1/2 mv का स्क्वायर, ये v1 मान लो, ये v2 मान लो। तो देखो 1/2 m से m ये तो कट गया, बचा क्या, v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। v1 कितना है, 3v का स्क्वायर अपॉन 2v का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9v² अपॉन 4v²। v² से v² कट गया, अनुपात आ गया 9:4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे 2 किलोग्राम के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना है? क्या निकालना है हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा का मान। तो देखो क्या चीज दी हुई है, m बराबर 2 kg दिया हुआ है, संवेग p बराबर दिया हुआ है 6 मात्रक, यानी 6 यूनिट जो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास p दिया हुआ है, तो p यानी संवेग का सूत्र होता है m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग। हमारे पास m का मान दिया है 2 kg, p का मान दिया हुआ है 6, v ज्ञात करना है, v का मान आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो v का मान आ गया। अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 m की जगह 2, v² की जगह 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, यानी 9 जूल आपका सही जवाब है। यानी पहले हमने v का मान ज्ञात कर दिया और फिर हमें गतिज ऊर्जा के सूत्र से गतिज ऊर्जा की गणना कर ली। आगे बढ़ते हैं, कार्य क्या बताता है, कार्य केवल परिमाण को बताता है, इसी वजह से ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, इसके अंदर हमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता कि कार्य कौन सी दिशा में हो रहा है। अगला, जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल है। अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखो 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर कितना चलता है, 50 मीटर, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 0, क्योंकि व्यक्ति इस तरफ गति कर रहा है और गुरुत्व बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और जब लगने वाले बल और वेग के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य 0 के बराबर होता है। इसकी व्याख्या मैंने चैप्टर के व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से इस बात को समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको ये चीजें समझनी है बहुत अच्छे से, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अध्याय 11 की जो व्याख्या वाली क्लास है उसे जरूर देखें, ताकि ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुना कर दे, तो अगर हम उसकी चाल को दुगुना कर दें, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पहले वेग कितना है v, अब की बार डबल है तो हम क्या कर लेते हैं, डबल रख लेते हैं, m v की जगह डबल 2v का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 गुणा m गुणा 4v², तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 2mv², यानी जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो इसकी तुलना में कितनी हो जाएगी, इसकी तुलना में 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि देखो ये कितना है 1/2 यानी 0.5, और ये कितना है 2, तो 0.5 का ये कितने गुना है, 4 गुना। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv², अब की बार क्या करना है, आधा करना है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, v की जगह 1/2 v का स्क्वायर, तो 1/2 m गुणा 1/4 v का स्क्वायर, ये कितना हो गया, mv² अपॉन 8, यानी ये कितना हो गया 0.5 mv², और ये कितना हो गया 0.25 mv², यानी इसका कितना हो गया, ये इसका 1/4 हो गया, सॉरी 8 का तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.125 ये हो जाएगा।
तो ये इसका कितना गुना है 8, एक यानी चौथा हिस्सा, ठीक है। तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना सॉरी एक चौथा ही हो जाएगा, क्योंकि देखो 0.5 है और ये इसका कितना है 0.125। या अगर ऐसे कर ले 1/2 mv², और इसका अनुपात निकाले हम mv²/8 के साथ। mv² से mv² कट गया, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/8, 2 से 4 कट गया, तो 1:1:4 यानी कितना हो जाएगा 1/4, यानी चौथा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। आगे 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल कितनी होगी। क्या करना है कि 1 किलोग्राम की वस्तु है, यानी m का मान दिया हुआ है 1 kg, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दी गई है 1 जूल, हमें इसकी चाल निकालनी है, v का मान निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है 1/2 m का मान दिया हुआ है 1, v², 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो v² बराबर 2, तो v बराबर √2, v बराबर 1.41 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे दिया हुआ है 30 किलोग्राम लोहे का एक गोला तथा 10.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक गोले, जो कि जिनका व्यास बराबर है, ठीक है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है, जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उनका क्या समान होगा, त्वरण समान होगा, क्योंकि जो त्वरण है वो प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है समान लगता है, और वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में, चाहे एक 30 kg का है और एक 10.5 kg का है, दोनों ही स्थितियों में लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा क्या होगा, वो समान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ही स्थितियों में त्वरण क्या होगा, समान होगा। बाकी संवेग अलग होगा, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है P = mv, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है mgh, ये भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है 1/2 mv², ये भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये तीनों चीजें तो अलग अलग होगी, लेकिन त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस वजह से इन दोनों की स्थितियों में त्वरण का मान समान होगा। देखें अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है किसी वस्तु के वेग को अगर हम 3 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो जो v है उसको कितना करना है 3v, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, v की जगह 3v का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m और 9v का स्क्वायर, यानी कि 9 गुना 1/2 mv², यानी कितनी हो जाएगी 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। हमें क्या निकालनी है, उसकी शक्ति निकालनी है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को कितना 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो देखो P = W/T, ठीक है। तो कार्य कितना है 2500 जूल, समय कितना है 5 सेकंड, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 500, यानी कि 500 वॉट यहां से आ जाएगा। अब यहां पर वॉट में नहीं किलो वॉट में दिया हुआ है, तो अगर 500 वॉट के अंदर हम 1000 का भाग देंगे किलो वॉट बनाने के लिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.5 किलो वॉट, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी शक्ति किलो वॉट, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होगी, तो वहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, जमीन पर पहुंचने के समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी। तो देखो mgh, m कितना दिया है 10 और त्वरण कितना दिया हुआ है 9.8, ऊंचाई कितनी हुई 10, ये कितना हो गया 100 गुणा 9.8, यानी कि पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, 9800/10 यानी 980 जूल आपकी आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। आगे द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्या बोल रहा है, कोई द्रव्यमान m है, उसके कण का रेखीय संवेग p = mv होता है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², इन दोनों के बीच में हमें संबंध निकालना है। तो यहां से अगर मैं v का मान निकालूं तो v का मान क्या आएगा
V का मान आएगा 2ke/m v स्क्वायर बराबर, भाई 2 का इधर गुणा हो जाएगा और m आ जाएगा बट्टे में। V का मान कितना आएगा, अंडरवुड 2ke का मतलब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बट्टे में m, ये पूरा अंडरवुड में है, ठीक है। अब ये V का मान हम रख लेते हैं इधर समीकरण 1 में, ठीक है। तो P इक्वल टू m गुणा V का मान है 2√ke/m, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा P स्क्वायर, इधर हो जाएगा m स्क्वायर गुणा यहां पर 2ke/m, ठीक है। m से एक m कैंसिल हो गया, बचा क्या 2ke गुणा m, यहां पर बच गया P स्क्वायर। अब यहां से हमें ke का मान निकालना है, तो ke का मान हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हमने क्या किया, ये संवेग का सूत्र है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, हमने गतिज ऊर्जा के सूत्र से वेग का मान निकाला, तो वेग का मान आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। हमने वेग का ये वाला मान इस v की जगह रख दिया समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी का जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ P स्क्वायर अपॉन 2m, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उनके संवेगों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो P1 क्या होगा m1v1, P2 क्या होगा m2v2। देखो वेग तो बराबर है, तो सिंपल जो आपके द्रव्यमान का अनुपात है वही होगा m1 अपॉन m2, यानी कि 1:4, ठीक है। दोनों पिंड समान गतिज ऊर्जा से संचालित है, सॉरी इनकी गतिज ऊर्जा समान है, हमने यहां पर क्या लिख दिया है, हमने यहां पर संवेग लिख दिया है, गतिज ऊर्जा समान है, तो दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। तो अभी हमें पता है कि गतिज ऊर्जा और जो आपका संवेग है उसके बीच में क्या संबंध होता है। अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, ये देखा था, है ना। तो P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर, हमें संवेग का अनुपात निकालना है। तो यहां से सूत्र क्या हो जाएगा 2m गुणा ke, 2m गुणा ke, और इसका भी क्या होगा 2m गुणा ke से ke कट गया, ये m1 है ये m2 है, 2 से 2 कट गया, तो m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, m1 कितना है 1 और m2 कितना है 4, ठीक है। तो ये अनुपात हो जाएगा 1:4, लेकिन यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो P1 अपॉन P2, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1:16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है, किलोवाट घंटा। अगला संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा कौन सी होगी, वो होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, वेग का मान 10 मीटर पर सेकंड है, 50 किलो भार का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करता है वो हमें बताना है। तो यहां पर हमें कार्य की गणना करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो मीनार की ऊंचाई 100 मीटर पर सेकंड है, वेग का मान इतना दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ये, तो हम क्या निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर गतिज ऊर्जा का मान तो शून्य हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो mgh, m का मान दिया हुआ है आपके 50 kg, g का मान लेते हैं 10 और h का मान दिया हुआ है आपके 100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50,000 जूल, ठीक है। आपने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव संरक्षित रहता है, ठीक है। तो क्योंकि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो यहां पर जाने के बाद यहां पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो अधिकतम होगी, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहां पर वेग क्या हो जाएगा 0। तो इस वजह से यहां पर केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, इस वजह से हमने सूत्र लगाया है केवल mgh, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे
दो गोली है ए और बी, इनके द्रव्यमान 15 ग्राम और 20 ग्राम है। एक लक्ष्य की ओर समान वेग से समान दिशा में चल रही है, तो लक्ष्य को कौन पहले भेदेगी? तो P इक्वल टू एम वी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो पहले भेदेगी। तो B का द्रव्यमान ज्यादा है, तो गोली B है वो गोली A से अधिक भेदेगी या पहले भेदेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो मनुष्य 25 केजी द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट और 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो पिंड पर किया गया कार्य, तो देखो पिंड पर किया गया जो कार्य है वो दोनों स्थितियों में क्या होगा? दोनों मनुष्य के द्वारा कार्य समान होगा। ठीक है, क्या बोला है? दो मनुष्य 25 केजी द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट और 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पिंड का किया गया कार्य, देखो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, है ना। या अगर हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बात करें तो गतिज ऊर्जा के लिए होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा के लिए होता है mgh। यानी यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो कभी भी समय पर निर्भर नहीं करता कि कोई 3 सेकंड में लेके जा रहा है, कोई 5 मिनट में लेके जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क इस पे पड़ता है द्रव्यमान, वेग और त्वरण और ऊंचाई से, समय पर यह निर्भर नहीं करता है। अतः दोनों मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर किया गया जो कार्य है वो समान होगा। आगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। पौधों के द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में क्या परिवर्तित होता है? तो वहां पर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित होती है। सूर्य से प्राप्त जो ताप या प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा सदैव नियत होती है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा सदैव नियत रहती है, उसके मान में न तो कमी की जा सकती है और न ही वृद्धि की जा सकती है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। कोयला पेट्रोलियम के जलने से परिवर्तित होता है, कोयला और पेट्रोलियम के जलने से जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो ताप ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। आपस में दोनों हथेली को रगड़ने पर परिवर्तित होता है, तो जो मांसपेशियों की जो पेशीय ऊर्जा होती है वो ताप ऊर्जा के अंदर या उष्मा ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होती है। हॉर्स पावर किसकी इकाई है? तो ये शक्ति की इकाई है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। एक वॉट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है एक वॉट घंटा। अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य होता है तो वो हमेशा शून्य होता है, क्योंकि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है अगर, तो उसका वेग है, वेग और बल, ये वेग होता है, वेग का मान लगातार परिवर्तित होता है, और अभिकेंद्र बल की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। अतः यहाँ पर लगने वाला जो बल या कार्य होता है, लगने वाला बल शून्य होता है, अतः F गुणा D यानी बल शून्य होता है, अतः किया गया कार्य भी इस दिशा में कैसा होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। रबर की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। m मात्रा की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी mgh, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के समानुपाती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 केजी की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 50 जूल है, तो h का मान कितना है? आपको h का मान निकालना है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 50, m दिया हुआ है 5, g आपका 9.8 और h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 से ये कट गया 10 और 10 बटे में 9.8, ठीक है, बराबर h। तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास लगभग 1 मीटर के बराबर। h का मान कितना आएगा? 1 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा 5 जूल घट जाती है, तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 5 जूल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है mgh यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है? संरक्षित। तो यदि गतिज ऊर्जा के मान में 5 जूल की कमी हुई है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में उतनी ही क्या हुई होगी? वृद्धि हुई होगी, तभी से उसका मान क्या होगा? नियत रहेगा। आगे, यदि कील को हथौड़े से ठोक कर दीवार में गाड़ा जाए
तो किसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो हथौड़े और किल किसी के द्वारा यहाँ पर कार्य नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? जो बल लगा रहा है उसके द्वारा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होगी? तो वो वहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। एक वस्तु स्थिर की अवस्था में है तो वस्तु के साथ क्या होगी? वस्तु के साथ उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ना तो वेग बदलेगा और ना ही संवेग बदलेगा और ना ही चाल बदलेगी। एक पिंड को भिन्न भिन्न दिशा में 5 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है, कार्य का अधिकतम मान कब होगा? तो जब पिंड को उग्र रूप से या ऊर्ध्व रूप से ऊपर की ओर खिसकाया जाता है, ऐसी स्थिति में कार्य का मान अधिकतम होगा, ठीक है। दो पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम और 20 ग्राम है, वेग समान है, तो उसमें संवेग का अनुपात कितना होगा? देखो P इक्वल टू एम वी, तो P1 अपॉन P2, तो V तो बराबर है, तो M1 अपॉन M2 यानी 10/20 यानी 1:2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे, एक लड़का अपने पिताजी के साथ पहाड़ की चोटी पर से गिर रहा है। जब वे दोनों आदमी जमीन की सतह से 25 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो पिता पुत्र का उस स्थिति में त्वरण क्या होगा? समान होगा, ठीक है, क्योंकि त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय। तो त्वरण किस पर निर्भर करता है? वेग पर निर्भर करता है। इस वजह से त्वरण ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता कि वो कितनी ऊंचाई पर है, त्वरण किस पर निर्भर करता है? वेग पर, और वहां पर दोनों का वेग समान होगा। इस वजह से पिता पुत्र का जो त्वरण है वो क्या होगा? समान होगा, बाकी चीजें अलग हो सकती है। 5 kg का एक गुटका 37 सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जा रहा है, तो गुरुत्वीय बल से किया गया कार्य कितना होगा? देखो 37 सतह पर लग रहा है, यानी गति ऐसे कर रहा है और गुरुत्वीय बल ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और तो किया गया कार्य कैसा होगा? 0 होगा। अगला, किसी वस्तु के वेग की दिशा बदले उस बल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होता है? अगर वेग की दिशा में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0, क्योंकि बल कभी तक अगर बल कार्य कर रहा है तो वेग को वो क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, या वेग की दिशा को परिवर्तित करेगा। लेकिन अगर वेग की दिशा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब वहां पर किया गया बल के द्वारा कार्य 0 होगा। जो बल वस्तु के वेग को बढ़ाए उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य कैसा होगा? तो वो कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि जिस दिशा में वेग लग रहा है या वस्तु गति कर रही है, अगर उसी दिशा में बल लग रहा है तो वेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा, यानी ऐसी स्थिति में किया गया जो कार्य है वो होगा धनात्मक। यदि कोई बल वस्तु के वेग के मान को घटा रहा है, यानी वस्तु ऐसे गतिमान कर रही थी और बल ऐसे लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य है वो होगा ऋणात्मक। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 400 ग्राम की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 4 सेकंड में वापस लौट आती है। गोली पर 4 सेकंड में गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहां पर देखो बल बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और अगर विस्थापन 0 है तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 11 के लगभग 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर ली है। बाकी जितने भी अगले ऑब्जेक्टिव्स है लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यू है, तो आगे के जितने भी 40-50 एमसीक्यू बच रहे हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा की है वो सभी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।